तो दयालुता के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानते हो क्या आप? नहीं जानते? कोई बात नहीं, इस फिल्म को देखकर सब जान जाओगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो आज मैं फ्राइडे यानी कि 30 अगस्त से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही यॉर्गोस लैंथिमोस डायरेक्टेड, एमा स्टोन, जेसी प्लेमेंस, विलियम डेफो, जो एल्विन होंगचाओ और भी कई सारे एक्टर्स की स्टारर ट्रिप्टिक फेबल काइंड्स ऑफ काइंडनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो काइंड्स ऑफ काइंडनेस के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यॉर्गोस लैंथिमोस एंड हिज फिल्म्स, और उनकी फिल्मों को देखने के लिए मैं हमेशा ही काफी एक्साइटेड रहता हूं और उनके रिलीज होने के लिए बहुत ईगरली वेट करता हूं, क्योंकि नाउअडेज देयर आर अ वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स हु आर मेकिंग सम कंप्लीटली ओरिजिनल एंड फ्रेश कंटेंट, एंड विदाउट एनी डाउट यॉर्गोस सर इज वन ऑफ देम। और उनकी फिल्मों को देख के आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि ये उस फलानी फिल्म की कॉपी है या फिर ये सीन किसी उस फलानी फिल्म के ढिमकाने सीन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि उनकी फिल्में अपने आप में ही कंप्लीटली ऑथेंटिक होती है, जिन्हें आप किसी भी दूसरी फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए काइंड्स ऑफ काइंडनेस के इंडिया में रिलीज होने के लिए भी मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। हालांकि 21 जून को ये थिएट्रिकली वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गई थी, पर उस वर्ल्ड वाइड रिलीज में से इंडिया एक्सक्लूडेड था, क्योंकि जिस तरीके की यॉर्गोस सर की फिल्में होती है तो वैसे भी उनको इंडिया में एक थिएट्रिकल रिलीज मिलने के 0 चांसेस होते हैं। पर कोई नहीं, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। एंड फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने मेरे इस इंतजार को खत्म किया और मुझे इस फिल्म को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कैसी है ये फिल्म, आ जाओ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जहां यॉर्गोस सर की पिछली फिल्म पुअर थिंग्स मेरे हिसाब से एक काइंड ऑफ फीमेल लेड एडल्ट फेरी टेल थी, तो वहीं इस बार ही हैज मेड अ ट्रिप्टिक फेबल, जिसमें ट्रिप्टिक का मतलब होता है कोई भी 3 पीसेज ऑफ आर्ट वर्क, लिटरेरी वर्क या म्यूजिकल वर्क जिनको साथ में रखा जाता है जिससे कि उनको साथ में ही सराहा जा सके। और फेबल का मतलब होता है कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल्स मेन कैरेक्टर्स होते हैं और जो कि मोस्टली एक मॉरल भी डिलीवर करती है। तो ट्रिप्टिक फेबल इस पूरे शब्द का ये मतलब हुआ कि इस फिल्म में 3 कहानियां हैं इन विच एनिमल्स आर द मेन कैरेक्टर्स एंड ईच डिलीवर्स अ मॉरल। पर अब ऐसा भी मत समझना कि सच में ही एनिमल्स ही मेन कैरेक्टर्स है फिल्म में, क्योंकि ये कोई जंगल बुक नहीं है, बल्कि रियल पीपल ही मेन कैरेक्टर्स है फिल्म में। बस जो सारे कैरेक्टर्स है वो किसी ना किसी एनिमल स्पिरिट या एनिमलिस्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेंस में ये एक ट्रिप्टिक फेबल है। एंड नाउ बात करूं काइंड्स ऑफ काइंडनेस के कलर्स की, यानी कि जो 3 कलर्स आप इसके टाइटल टेक्स्ट में देखते हो विच आर रेड, ब्लू एंड येलो। तो अगर आपको याद हो तो डॉग टूथ के पोस्टर में जो 3 लाइंस थी उन तीनों लाइनों का भी यही सेम कलर था, और उस फिल्म में उन तीनों कलर्स ने रिप्रेजेंट किया था फिल्म के तीनों बच्चों को। तो वैसे ही यहाँ पे ये तीनों कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं फिल्म की तीनों कहानियों को। और इसमें एक और सवाल ये भी आता है कि रेड, ब्लू और येलो ही क्यों? तो इसके लिए मेरा ये जवाब है कि मे बी यॉर्गोस सर को ये वाला कलर कॉम्बिनेशन काफी पसंद हो, तो इसलिए उन्होंने एक बार दोबारा से इसको यहाँ पर भी यूज कर लिया। पर हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा और डीप जाकर बात करूं, जो कि मैं करना चाहूंगा, तो रेड सिग्निफाई करता है लव एंड डिजायर को, ब्लू सिग्निफाई करता है पावर एंड अथॉरिटी को, और येलो सिग्निफाई करता है हैप्पीनेस को। और कहीं ना कहीं ये सारे ही फिल्म के मेजर थीम्स भी है, क्योंकि फिल्म की हर एक कहानी में कोई एक कैरेक्टर पूरी पावर और अथॉरिटी का होल्डर होता है और कोई दूसरा कैरेक्टर उसके पूरे कंट्रोल में होता है। पर इस मास्टर स्लेव काइंड ऑफ रिलेशनशिप को ऐसा ना कहकर कैरेक्टर्स इसको लव का नाम देकर शुगर कोट कर देते हैं और अपने बॉस, मास्टर, बेनिफैक्टर या पार्टनर के प्रति अपने सो कॉल्ड लव या फिर एक्चुअल वफादारी को प्रूव करने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं, जिससे कि वो अपने लवर या मालिक को खुश कर सके और उससे उन्हें खुद को भी एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिल सके। इसलिए फिल्म में आपको कई अलग अलग अजब अजब तरह की काइंडनेसेस देखने को मिलती है। एंड नाउ फिल्म की तीनों कहानियों के बारे में अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, तो पहली कहानी है एक कंपनी के एक एम्प्लॉय के बारे में, जिसकी जिंदगी का पूरा कंट्रोल उसके अथॉरिटेटिव बॉस के हाथ में होता है। पर एक दिन अचानक से वो इन सारे रूल्स से फ्री होने की मांग करता है और अपने बॉस के सामने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की इच्छा जाहिर करता है। एंड दूसरी कहानी है एक पुलिस वाले की, जिसकी बीवी कई महीनों से मिसिंग होती है, पर अचानक से एक दिन वो एक सर्च टीम को एक आइलैंड पे मिल जाती है। पर अपनी बीवी के वापस आने के बाद उस पुलिस वाले को उस पर शक होने लग जाता है कि ये औरत उसकी बीवी ना होकर उसकी बीवी के भेस में कोई और ही है। और जो तीसरी कहानी है वो है एक औरत की, जो कि एक स्पेशल एबिलिटीज वाले इंसान की तलाश कर रही होती है, जिसे वो एक रिलीजियस कल्ट का स्पिरिचुअल लीडर बना सके। और जो तीनों ही कहानियां है उसमें कास्ट तो तीनों में ही सेम रही है, बस कैरेक्टर सबने अलग अलग परफॉर्म किए। और तीनों ही कहानियां जो है वो एक दूसरे से थीमेटिकली लूजली कनेक्टेड है। पर एक चीज है जो तीनों कहानियों में ही बिल्कुल कॉमन है, और वो है आरएमएफ। तो आरएमएफ तीनों ही कहानियों में अपीयर होने वाला एक बहुत ही माइनर सा कैरेक्टर है, जिसपे शायद आपका उतना ध्यान भी ना जाए। पर जो तीनों ही कहानियों के टाइटल्स है उनके टाइटल्स इसी के नाम पर बेस्ड है।
तो इसलिए एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होने के बावजूद भी इसका खुद का अपना ही एक की इंपॉर्टेंस है। और वो क्या है वो की इंपॉर्टेंस, ये तो मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप खुद से ही थोड़ा बहुत डिकोड करो फिल्म देखकर, क्योंकि यॉर्गोस सर की फिल्मों की ये बात भी मुझे काफी पसंद है कि जैसे कि ये RMF वाली जो चीज है, जैसे मैंने इसको एक तरह से इंटरप्रेट किया, कोई दूसरा देखेगा तो वो उसको एक अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा, कोई तीसरा देखेगा तो उसका एक अलग व्यू पॉइंट होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो एक एम्बिग्यूटी वाली चीज है, ये उनकी फिल्मों में हमेशा ही बनी रहती है, जो मुझे काफी पसंद है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना खुद का भी एक ओपिनियन फॉर्म करो, और अगर आपका कोई व्यू पॉइंट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना। एंड पूरी फिल्म में डॉग्स का भी बहुत फिजिकली एंड सिंबॉलिकली काफी इंपॉर्टेंस रहा है, और खासकर कुत्तों की वफादारी वाला कैरेक्टरिस्टिक या फिर डॉग्स लॉयल्टी, तीनों ही कहानियों में एक मेजर थीम रहा है। एंड सो बेसिकली तीनों ही कहानियां कई सारी अलग अलग थीम्स को एक्सप्लोर करती है, और ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्सिटीज की एक डार्कर साइड पर हमें एक अनयूजुअल सा इंसाइट प्रोवाइड करती है। और जहां यॉर्गोस सर की पिछली फिल्म पुअर थिंग्स सेक्सुअली काफी बोल्ड फिल्म थी, तो वहीं ये वाली जो फिल्म है ये साइकोलॉजिकली ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पर अब ऐसा मत समझना कि एकदम ही साफ सुथरी सी फिल्म है, क्योंकि सेक्स यॉर्गोस सर की फिल्मों में हमेशा से ही एक मेजर पार्ट रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें सेक्सुअल रेफरेंसेस और सेक्स सीन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बस पुअर थिंग्स जितने अमाउंट में नहीं है। और पूरी फिल्म का डार्क ह्यूमर भी काफी बढ़िया काम करता है, और तीनों ही कहानियों के ईरी से माहौल में भी भले ही कंटिन्यूअसली नहीं पर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर आपको एक अच्छा खासा स्लाइट चकल भी ऑफर करता रहता है। और फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन तो कमाल है ही, पर साथ ही में फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट्स जैसे कि एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन और बाकी सब चीजें भी एकदम परफेक्ट है। एंड नाउ बात करूं अगर एक्टिंग की, तो देयर इज एन एनसेम्बल ऑफ कास्ट इन द फिल्म, और सारे ही एक्टर्स ने एकदम बढ़िया काम किया है। पर स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा एमा स्टोन और जेसी प्लेमेंस का, जिनका तीनों ही कहानियों में काफी मेजर रोल रहा है, और दोनों ने ही एकदम स्पेक्टेकुलर और फैबुलस काम किया है। और जेसी प्लेमेंस ने तो अपनी इस फिल्म की परफॉर्मेंस के लिए कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत लिया था। तो अगर अगले साल होने वाले ऑस्कर्स में वो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी जीत लेंगे तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी, ऐसा उन्होंने काम किया है। और एमा स्टोन ने तो अभी इसी साल पुअर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता था, और इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि उन्होंने अगले साल के लिए भी पहले से ही नॉमिनीज लिस्ट में तो अपना नाम कंफर्म करा ही लिया है। और फिल्म 3.25 घंटे की है, और जिस तरह की तीनों कहानियां हैं उसमें बोर होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एंड सो ओवरऑल काइंड्स ऑफ काइंडनेस यॉर्गोस सर की ऑसम फिल्मोग्राफी में एक और अमेजिंग फिल्म है, और मेरे ख्याल से तो इस साल की अब तक की बेस्ट फिल्मों में से एक है। पर डेफिनेटली ये फिल्म सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये सिर्फ उनके लिए जो कि यॉर्गोस सर की फिल्मों के फैन है, या फिर वो लोग जो कि कुछ अजीब और विचित्र टाइप की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए ही टारगेटेड है। और बात रही पेरेंटल गाइडेंस की, तो फिल्म में सेक्स, वायलेंस और कई सारी डिस्टर्बिंग थीम्स है, तो इसलिए फैमिली के साथ देखने के लिए तो बिल्कुल भी एडवाइज नहीं है। और बाकी तो फिर काइंड्स ऑफ काइंडनेस का रिव्यू यहीं कंक्लूड करते हैं। बातें तो कई सारी है वैसे करने को और भी, पर अब इतना बड़ा भी नहीं ले जाएंगे रिव्यू को, तो इसलिए इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए arrivederci दोस्तों।